तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है रोल्स रॉयस से रिलेटेड, जिन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट डील साइन की है गिफ्ट सिटी में से। तो दोस्तों आप में से कई लोगों को याद होगा कि गिफ्ट सिटी के अंदर एयरलाइन लीजिंग मॉडल जो है उससे रिलेटेड कुछ ऑफिस वगैरह सेटअप किए गए थे। तो अब जो लोग एयरलाइन लीजिंग मॉडल को समझते होंगे वहां पर आपको पता होगा कि एरोप्लेन इंजन दोनों चीजों का लीजिंग जो है अलग तरीके से होता है। तो फाइनली जो रोल्स रॉयस ने ऑफिस काइंड ऑफ सेटअप किया था गुजरात की गिफ्ट सिटी के अंदर, वहां से दो CFM लीप 1B इंजन्स लीज किए हैं अकासा एयर को, और ओकासा अपने बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट के अंदर इनका इस्तेमाल करेगी। तो यहाँ पर बेसिकली सेल एंड लीज बैक मोड पे ये चीजें की गई है। इस वजह से ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप तो डेवलप हो ही गई है अकासा और रोल्स रॉयस के बीच में, लेकिन एक काइंड ऑफ कैसे तो शुभारंभ हो गया है गुजरात की गिफ्ट सिटी के अंदर एक नए तरीके के बिजनेस का। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से रिलेटेड, जिन्होंने शेयर किया एक अपडेट फॉर द रीडेवलपमेंट ऑफ नेल्लोर रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों काफी तेजी से प्रोग्रेस हो रहा है इस रेलवे स्टेशन का, और यहाँ पे इसी के साथ साथ जो है फिजिकल प्रोग्रेस का एक परसेंटेज आया जो है 57% पे, यानी आधे से ज्यादा कंस्ट्रक्शन जो है इस रेलवे स्टेशन का कंप्लीट हो गया है। सब एक्सटेंशन, प्लास्टरिंग, फ्लोरिंग, मार्किंग ऑफ सब्सटेंशियल एरियाज, इनके ऊपर अब काम चल रहा है। तो नेल्लोर रेलवे स्टेशन जल्दी हमें एक नए रूप में नजर आएगा। अगली खबर दोस्तों यूपी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर दयाशंकर सिंह जी से रिलेटेड, जिन्होंने ये कहा है कि लखनऊ के अंदर UPSRTC या जो इनकी स्टेट ट्रांसपोर्टेशन बॉडी है बसेस चलाने वाली, वो लॉन्च कर रही है मार्गदर्शी ऐप। बेसिकली यहाँ पर ये एक सिंगल विंडो ऐप होगा जहाँ पर आप कह सकते हो कि जो यूपी की सारी बसेस है उनको ट्रैक किया जा सकेगा, यहाँ पे डिटेल्स मिल सकेगी, फेस्टिव रूट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, सर्विस जो है इमरजेंसी रिस्पॉन्स का पुलिस वगैरह से वो भी ऐप के थ्रू कनेक्टेड होगा। अगली खबर दोस्तों इंडिया एंड UAE रिलेशंस के बीच से रिलेटेड, जहाँ पर इंडिया और UAE के बीच में एक फूड कॉरिडोर सेटअप किया जाने वाला है, जिसके लिए $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की जाने वाली है। इसकी वजह से होगा ये कि जो इंडियन फार्मर्स है उनको डायरेक्ट UAE को जो है खाना भेजने का मौका मिलेगा, जिसकी वजह से उनकी इनकम भी बढ़ेगी, जॉब्स भी ज्यादा क्रिएट होंगे। तो आपको पता होगा UAE या मिडिल ईस्ट की अगर हम बात करें तो इनके पास में अभी के डेट में जो है ऑयल के अलावा दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत कम है। इसके वजह से फूड इनको ऑलमोस्ट सारा का सारा इंपोर्ट करना पड़ता है। भारत उसमें से एक बहुत बड़ा योगदाता पहले से रहा है और एक स्पेशल कॉरिडोर की जरूरत है ताकि सिक्योरिटी अपनी जो है वो रख सके फूड के लिए। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है फूड भेजेगा UAE को। अब यहाँ पे अनोखी बात यह है कि ऐसा नहीं कि हम कच्चा खाना भेजेंगे, यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग के लिए भी सेटअप किया जाएगा। यहाँ पे बेसिकली फॉर एग्जांपल फ्रूट कोई आता है बागान में से, तो उसको क्लीन करना, उसकी क्वालिटी के हिसाब से सॉर्ट करना, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स, सब चीजों के लिए इन्वेस्टमेंट होगा, कि यही मेन कॉरिडोर है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है नोएडा अथॉरिटी से रिलेटेड। तो इनके CEO ने कहा है कि उनके सारे स्टाफ को डायरेक्ट किया गया है कि जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं नोएडा में उनको फास्ट ट्रैक बेसिस पे किया जाए, ताकि जो फाउंडेशन डे है इनका 50th वाला अगले साल, उसके पहले मेजर प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो सके। तो दोस्तों यहाँ पर कई छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जैसे कि भनगेल एलिवेटेड रोड, शिला एलिवेटेड रोड, गोल्फ कोर्स का कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है सेक्टर 151A में, स्काईवॉक प्रोजेक्ट चल रहा है सेक्टर 50 और 52 मेट्रो स्टेशन के बीच में, वाइडनिंग ऑफ द लूप ऑन DND फ्रीवे इसका काम चल रहा है, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के आसपास में कुछ काम चल रहे हैं। तो इन चीजों का काम फास्ट ट्रैक किया जाने वाला है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है यूनियन कैबिनेट के एक नए प्रपोजल से रिलेटेड, जहां पर HOC ग्रांट ऑफ रुपीज 14,425 करोड़ रुपीज जो है वो रिलीज की जाने वाली है फॉर दी पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो देश के वन ऑफ द बिगेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में से ये एक है, जिसके लिए पहले भी गवर्नमेंट बहुत सारे ट्रांचेस में पैसे दे चुका है। 12,125 करोड़ रुपए फेज 1 की कंप्लीशन पे गवर्नमेंट ने दिए थे। अब अगला फेज जो है काम इसका हो रहा है, और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से आंध्र प्रदेश को बहुत ही ज्यादा मदद मिलने वाली है। इसके लिए गवर्नमेंट पैसे दे रहा है। अगली खबर दोस्तों आ रही है हमारे गवर्नमेंट से, जिन्होंने कहा है कि 10 न्यू ESIC मेडिकल कॉलेजेस को सेटअप करेंगे और एक्सटेंड करेंगे, जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस स्कीम भी दिया जाएगा। तो जो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री है, इन्होंने कहा है कि मेडिकल कॉलेजेस के अंदर जो है अगर एम्प्लॉयमेंट इश्यूज आते हैं वगैरह वगैरह, तो उनके यहाँ पे ये काइंड ऑफ सब्सिडी स्कीम है जहां पर गवर्नमेंट मदद करेगी। तो दोस्तों अंडरस्टैंडेबली अगर देखें तो हमारे देश के अंदर मेडिकल प्रोफेशनल्स की बहुत कमी है, हमारे देश के अंदर डॉक्टर्स की बहुत ही ज्यादा कमी है, क्योंकि मेडिकल एजुकेशन महंगा है, गवर्नमेंट कॉलेजेस कम है। अभी रिसेंटली ही जो है हमने लाखों की संख्या में डॉक्टर्स प्रोड्यूस करना शुरू किया हर साल। पहले जो है हम लिटरली थाउजेंड्स की संख्या में डॉक्टर प्रोड्यूस कर रहे थे। कुछ स्टेट्स में तो लिटरली 1500-2000 डॉक्टर साल के प्रोड्यूस होते थे, जो ऑब्वियसली एक स्टेट को कभी भी सेटिस्फाई करने से, क्योंकि कई डॉक्टर जो है वो बहुत ज्यादा बाहर चले जाते हैं, टॉप सिटीज में चले जाते हैं, ग्रामीण भागों में कोई काम नहीं करना चाहता। इस वजह से डॉक्टर जो है वो मनचाहा चार्ज भी कर सकते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिशन उनकी वैसी है, उनकी डिमांड वैसी है। तो इन चीजों को सॉल्व करने के हिसाब से कुछ चीजें की जा रही है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है NPCIL या न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड, जिन्होंने कहा कि वो छोटे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स प्राइवेट प्लेयर्स के लिए ऑपरेट करने
करना शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 220 मेगावाट का छोटा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट बनाने का डिसीजन इन्होंने लिया है और बेसिकली होगा ये कि फंडिंग जो लैंड है पावर प्रोजेक्ट के लिए वो प्राइवेट प्लेयर देगा, लेकिन जो प्लांट का मैनेजमेंट है वो एनपीसीएल करेगी, ताकि ऑब्वियसली जो स्टैंडर्ड्स एनपीसीएल के और ऑब्वियसली एटॉमिक एनर्जी एक्ट जो है उसके हिसाब से बहुत सारी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हुए गवर्नमेंट जो है प्राइवेट कंपनीज को दे पाएगी। ये अगर देखा जाए सीधी से किया जाए तो रेवोल्यूशनरी एक चीज हो सकती है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हमारे इंडियन स्पेस मिशन से रिलेटेड और हमारे इसरो से रिलेटेड, जहां पर अभी जो अपग्रेड्स इस हमारी सक्सेसफुल गवर्नमेंट बॉडी को मिलने वाले हैं वो बहुत बढ़ने वाले हैं। तो करेंटली भी 2 हमारे पास में लॉन्च पैड्स है, एक और लॉन्च पैड जो है बढ़ाया जाने वाला है और श्रीहरिकोटा में ही होगा। इसके अलावा नए रॉकेट जो अभी करंट हमारे सबसे बड़े रॉकेट्स है LVM-3 वगैरह से, उनसे बड़े लेवल के रॉकेट जो है बनाने वाले हैं। इसके अलावा ह्यूमन स्पेस पैड प्रोग्राम पे भी काम तेजी से आगे बढ़ना शुरू हो गया है। अगली खबर दोस्तों तमिलनाडु गवर्नमेंट से, जिन्होंने क्लियर की है इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹13,180 करोड़ फॉर यूजुन टेक्नोलॉजी, जो कि ताइवान के फॉक्सकॉन ग्रुप का एक कंपनी है और कांचीपुरम के पास में ये इन्वेस्टमेंट जो है अप्रूव किया गया है। यहाँ पर जो स्मार्टफोन डिस्प्ले मॉड्यूल्स होते हैं उनको असेंबल करने का काम करेगी और क्लाइंट ऑब्वियसली यहाँ पे एप्पल होने वाला है, जहाँ पे आईफोन डिस्प्लेस का यहाँ पे फैब्रिकेशन होगा। 14,000 जॉब्स यहाँ पे क्रिएट होंगी इसके वजह से। और वैसे 14 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज एप्पल के सप्लाई चेन के है तमिलनाडु के अंदर, जहाँ पर कई कंपनीज है और अभी करेंटली इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर एप्पल की सप्लाई चेन ही सबसे बड़ा जॉब देने वाली है। तो हमारे देश की इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री लिटरली एप्पल से बन गई है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी से, जिनने बॉम्बे हाई कोर्ट को ये कहा है कि वो डिक्लाइन करते हैं टाइमलाइन फॉर सबमिटिंग बिड्स फॉर 2 मेजर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, जो कि थाने डिस्ट्रिक्ट में आती है। तो दोस्तों बेसिकली हुआ ये था कि MMRD ऑब्वियसली बिड्स अनाउंस करती है रोड प्रोजेक्ट्स के लिए। तो एक रोड प्रोजेक्ट था जहां पर एक ट्विन टनल प्रोजेक्ट बनना है थाने के घोड़बंदर रोड पे और एलिवेटेड रोड बनना है कनेक्टिंग भाईंदर विद थाने, जहाँ पे 16,500 करोड़ के ऊपर का प्रोजेक्ट था। तो यहाँ पर लार्सन एंड ट्यूब्रो ने ये कहा था कि गवर्नमेंट ने जब बिड अनाउंस की तो जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन का कोई भी यहाँ पे रिपोर्ट साथ में लगाई नहीं थी। जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन जनरली टेंडर्स के जो बिड्स होते हैं उसके अंदर सब डिटेल्स दी जाती है, ताकि सामने वाली कंपनी को भी अपना हिसाब लगाने में एक मदद मिले कि उनको कितना खर्चा आएगा कंस्ट्रक्शन में, क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी। न होने की वजह से कंपनीज को समय ज्यादा लग रहा था देखने के लिए कि क्या एक्चुअल वहां का जियो टेक्निकल कंडीशन है, खुद से सर्वे करने पड़ रहे थे। और डेटा यहाँ पर जो है सिर्फ 2 दिन पहले दिया गया कंपनीज को, बिड के एप्लीकेशन के खत्म होने के पहले, यानी अक्टूबर 3 को जो है डेडलाइन थी और जो जियो टेक्निकल डेटा आया वो बस 2 दिन पहले आया। तो लार्सन एंड ट्यूब्रो कोर्ट गई थी, तो यहाँ पे कोर्ट को गवर्नमेंट ने बोला कि हम बिड जो है वो एक्सटेंड नहीं करेंगे। अब देखते हैं आगे कोर्ट में क्या केस चल रही है। आज के एसपीटी सॉल्व के बारे में बात करें तो मार्को से पूछते हैं व्हेन विल हाइट रिस्ट्रिक्शन ऑफ बिल्डिंग्स इन इंडिया बी रिजॉल्व्ड। तो देखो रिजॉल्व चीजें तब की जाती है जब वो प्रॉब्लम होती है। आपको अगर स्टडी करना है बिल्डिंग हाइट्स के बारे में तो ज्यादातर बिल्डिंग हाइट जो है ना ये मल्टीपल चीजों के फैक्टर के हिसाब से डिसाइड होती है, जिसके अंदर मार्केट कंडीशंस एक बहुत बड़ी चीज है। मार्केट कंडीशन के अंदर जो है पर कैपिटा इनकम, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, ये सबसे बड़े फैक्टर्स है, सिर्फ सरकारी पॉलिसीज नहीं है। फॉर एग्जांपल मुंबई के अंदर ज्यादा हाइट की बिल्डिंग बन सकती है, ज्यादा हाइट की बिल्डिंग बनाना कोई कम हाइट की बिल्डिंग बनाने से बहुत महंगा है। और ऐसा नहीं कि फ्लोर के साथ में कॉस्ट जो है वो लीनियरली बढ़ता है, एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, बहुत महंगा होता है। मतलब फॉर एग्जांपल 30 फ्लोर की बिल्डिंग बनाने के लिए जो खर्चा आता होगा 60 उससे डबल नहीं बल्कि 4 गुना ज्यादा खर्चा हो सकता है। मार्केट अगर उतना है कि वो अफोर्ड कर सकता है, खरीद सकता है, बिल्डर फिर भी बड़ा प्रॉफिट निकाल सकता है, तब जाके चीजें बनेगी। कई शहरों के अंदर ये प्रॉब्लम जो है वो कॉस्टिंग की है। फॉर एग्जांपल गुड़गांव के अंदर लैंड की कमी नहीं है गुड़गांव के अंदर, लेकिन प्राइसेस बहुत बढ़िया है, तो बड़े FSI के साथ में बिल्डिंग्स बनाई जा सकती है किसी भी छोटे शहर के अंदर, बना के कोई भी अपना लॉस नहीं लेने वाले। इनफैक्ट मुंबई के भी कई एरियाज है जहाँ पर बहुत लंबी बिल्डिंग्स नहीं बनती क्योंकि वहां पर जो है रेट्स उतने नहीं है। एट द सेम टाइम सिटीज को जो है अपने FSI के ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है ताकि उनका रियल एस्टेट मार्केट खराब ना हो और जो रिसोर्सेज है वो भी वैसी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई शहर अगर अनलिमिटेड FSI कर दे लेकिन वहां पे उतने घर बिकने की प्रोबेबिलिटी नहीं है तो ओवर सप्लाई होने के चांसेस है मार्केट में। कोई अगर बिल्डर रिस्क भी ले, एक अकेला बिल्डर इतनी बिल्डिंग में घर बना देगा जितने पूरे शहर की डिमांड हो, तो वहां पे उस केस में बाकी रियल एस्टेट प्लेयर्स जो है गिरेंगे, उसके वजह से जॉब्स जाएगी, बैंक्रप्सीज होगी, कंपनीज जो है उनके मटेरियल जो है वो कहीं ना कहीं पर पेमेंट्स रुकेगी पूरे सप्लाई चेन के अंदर। तो मार्केट एक तरफा हो जाता है अगर इस तरीके से किया जाए, तो एक बैलेंस रखना पड़ता है। इसके अलावा कोई शहर क्या पानी दे सकता है, अगर चलो मान ले घर भर भी जाए तो क्या वो इतना पानी दे सकते हैं, बिजली दे सकते हैं, इन चीजों पर भी ध्यान रखना पड़ता है। मुंबई जैसे शहर हो गए, हैदराबाद के कुछ नए इलाके हो गए, गुड़गांव जैसे शहर हो गए, कंपैरेटिवली ये चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से करते हैं तो उतनी FSI के हिसाब से काम चलता भी है, सोल्ड आउट भी हो जाती है बिल्डिंग्स, वो भी अच्छे खासे रेट्स पे। तो यहाँ पर गवर्नमेंट रेगुलेशन से ज्यादा मार्केट के डिमांड के हिसाब से चीजें हैं। तो जैसे जैसे ये चीजें सुधरेगी हमें दूसरे शहरों के अंदर भी बड़ी बिल्डिंग्स देखने मिलेगी। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में।